नाज़रीन वेलकम बैक। हम भट्टी साहब से बात कर रहे थे केईसी के बारे में। प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। आप बता रहे थे जुमे ग्रुप के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि जो पहले जो फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन हुई है अल-जमैया ग्रुप, उनका जो अपना मेन बिजनेस था वो था रियल एस्टेट का। उनका यूटिलिटी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो वो टीम लेके आए कि जी वो टीम एक्सपर्ट्स की है, और उन्होंने उसके बाद यहाँ पे एक जो लोकल फर्म है सीमेंस, उनको हायर किया O&M कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे। लेकिन जो बंदे यहाँ पे रखे उनका भी किसी का यूटिलिटी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर जब कोई भी मैनेजमेंट इस तरह की हो जिसका अपना कोई इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो तो वो नहीं चला सकते। और जब उन्होंने देखा कि हम नहीं चला सकते तो वो छोड़ के भाग गए, और दूसरे ग्रुप को जो आजकल है अबराज ग्रुप, इनका भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो रियल एस्टेट बिजनेस है इनका, और इनका भी यूटिलिटी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन्होंने भी जो इन लोगों को रखा है उनका किसी का भी यूटिलिटी चलाने का यहाँ पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है ही नहीं। ये जो मैंने शायद ₹1.5 के हिसाब से लिया था शेयर, ₹1.65 के हिसाब से लिया था। इन्होंने जो बेचा अबराज को वो कितने में बेचा? अभी ये सारी चीज़ें इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं। अच्छा, पता नहीं। जी हाँ, पता नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं वो ये कि ₹4.5 में इन्होंने इनको अच्छा खासा जगह कमा के चला गया। जी हाँ, वो अपना पैसे निकाल के चले गए। और वो जो इन्वेस्टमेंट का वादा था जो मैंने पूरा नहीं किया जी, वो उसका एक और रीजन भी था कि एग्रीमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वो जो भी एग्रीमेंट बना था दैट वाज फॉर सूटिंग टू दी बायर। जो उसने कहा वो लिख दिया, जो उसमें लिख दिया, क्योंकि जिसने भी बनाया था वो अब वहाँ प्राइवेटाइजेशन कमीशन में भी वो लोग नहीं हैं। तो उसके बाद जब ये हुआ है तो फिर जब शोर वर मचा और सब स्टैंडिंग कमेटीज नेशनल असेंबली की और सेनेट भी और बाकी पार्टीज ने शोर मचाया, उसके बाद फिर उसकी जब ये नई पार्टी आई है तो अमेंडमेंट हुई है उसमें लिखा है। लेकिन वो भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है केईसी में, वो केईसी की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करके और IMF और दूसरी जो लैंडिंग एजेंसीज है उनसे लोन लेके ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। और प्राइवेटाइजेशन से पहले एक प्रोग्राम था जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट प्लान FIP के नाम से मशहूर था, 13 बिलियन का। उसके 2 बिलियन प्राइवेटाइजेशन से पहले आ चुके थे, जबकि इसको शुरू कर दिया था कि जी वाइबल हो जाए। 11 बिलियन उसके बाद आया है। तो जो काम हो रहा है वो उस पैसे से ग्रिड और ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। देखिए ना, जो कमिटमेंट होती है वो तो इक्विटी की होती है जी। लिवरेज करके अपने आप को, अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बोरो कर लेना तो बहुत आसान काम है। ये इसको आप अपनी इक्विटी तो नहीं मानेंगे ना। जब आपने कमिटमेंट की थी कि हमने लिया है तो इसीलिए लिया था कि भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा लगेगा, अपग्रेडेशन होगी, उससे जाके हालात तो गवर्नमेंट में कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए ना जो कि देखे, मॉनिटर करे इसको। जी मॉनिटर करे, कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा मुमीन साहब, इन हालात में आपको कोई सोल्यूशन नज़र आता है हमारे प्रॉब्लम्स का? आप तो पूरे दुनिया में काम करते रहे इसमें हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना चाहिए, इसलिए कि केईसी जो है वो ज़्यादातर थर्मल उस पर काम करती है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। 100% थर्मल है जी। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना चाहिए। अच्छा, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे क्यों नहीं जा पाते, इसकी भी चंद वजूहत हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे ऑयल की, पेट्रोलियम माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चाहते हैं कि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता रहे, और फर्नेस ऑयल जो इंपोर्ट होता है, दोस्ती भी बहुत है ना हमारी। जी हाँ, फर्नेस ऑयल डायरेक्ट इंपोर्ट होता है, इसलिए कि पाकिस्तान तो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता फर्नेस ऑयल। काफ़ी फर्नेस ऑयल तकरीबन 60% 40% इंपोर्ट होता है। जी हाँ, एज ए प्रोसेस भी करते तो चलो एज ए फिनिश वैल्यू एडेड होता। तो उस पर जो है वो हाई सल्फर फर्नेस ऑयल और लो सल्फर फर्नेस, उसमें काफ़ी गिमिक्स हैं और काफ़ी किक बैक्स और ये और वो दुनिया जान की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो कहा यह जाता है कि आई डोंट नो किस हद तक सही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जब बात हो या बात होती है जब कहीं पर। तो जो ऑयल माफिया है वो किसी सूरत में कोल को या विंड एनर्जी को यहाँ पे पनपने नहीं देती। इसी तरह आप देखें, ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड बना आज से 6-7 साल पहले का बना हुआ है, मेरा ख्याल से 2004 में बना था, इनके प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में डायरेक्ट खुला हुआ। उन्होंने वायदा किया था कि हम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट 2 साल में इतनी हम विंड एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे, ग़ालिबन इफ़ एम आई राइट 1000 मेगावाट तक उन्होंने कहा था। जी हाँ, नॉट अ सिंगल मेगावाट इज़ प्रोड्यूस्ड
एट द मोमेंट ऑलरेडी आई मीन कुछ प्लांट्स तो लगे थे ना टर्की वगैरह के, नहीं चले, प्रोड्यूस नहीं प्रोड्यूस हुए आए, लेकिन वो कुछ ऐसे हालात हुए। हालांकि ये कॉरिडोर पूरा कहते हैं विंड कॉरिडोर जो है यहाँ से कराची से लेके केटी बंदर तक, दैट इज वेरी बिग विंड कॉरिडोर। कितना प्रोड्यूस कर सकता है अगर पूरे लग जाए वहाँ पे? यहाँ पे अगर लग जाए तो ये मोर देन 50,000 या 40,000 या 50,000 की फिगर आती है मेगावाट ये प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ इस कॉरिडोर में। जबकि कलर कहार एक जगह है इस्लामाबाद पिंडी के पास, वहां पर भी विंड कॉरिडोर है। दूसरा ग्वादर के पास विंड कॉरिडोर है। विंड कॉरिडोर्स तो काफी है हमारे पास। अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बरस से ये। लेकिन इन सब चीजों पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एज ए बैंकर जी हाँ, ये सोचते हैं कि सपोज अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज्यादा है तो जब तक ऑयल वाले से जो प्रोडक्शन हो रही है उसके करीब नहीं आएगा वो चीज कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए वायबल नहीं होगा। ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। जैसे सोलर में भी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन आई मीन पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी। विंड के बारे में मैंने ये सुना है कि वो जो मिलते हैं वो मिलते नहीं है टर्बाइन से, इतनी ज्यादा डिमांड शायद है उसकी। जी, दुनिया में डिमांड या प्रोड्यूसर उसके काम है कि आपको वेट करना पड़ता है। देखें, इंडिया जो है, इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हॉलैंड से। विंड टर्बाइंस इंडिया खुद बना रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो खरीदना चाहता है। 3 या 4 कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो ये विंड टर्बाइंस बनाती हैं, बड़ी विंड टर्बाइंस, तो वो उनके पास ऑलरेडी 3 साल के ऑर्डर बुक हैं। ये भी एक रीजन है, ये भी स्लो होने की। अच्छा, दूसरा लेकिन कॉस्ट जैसे मैं एज ए सिंपल बैंकर या इकोनॉमिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम फर्नेस से बनाए तो उसकी कॉस्ट और जो विंड वाली कॉस्ट में कितना फर्क आएगा? विंड की जो कॉस्ट है वो तो कम आती है। अच्छा, ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं, अगर आप उसका वो जो जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल कॉस्ट भी ऐड कर दें, जो आप फ्रंट आप शुरू में करेंगे उस पर सूद तो लगेगा जी। तो उसको भी ऐड करने के बाद अभी अगर आप इस वक्त देखें तो जो आजकल स्कैम चला हुआ है आपके आरपीपीज का, रेंटल पावर का, तो रेंटल पावर जो है वो 18 से 19 रुपए पर यूनिट है। और अगर आप विंड की बात करते हैं तो ये तकरीबन 12 से 14 रुपए है, तो इससे तो सस्ता है फिर भी। लेकिन जैसे मुबीन साहब ने कहा कि आपके जो रनिंग एक्सपेंसेस उसमें नहीं है, तो आपको जो जैसे जैसे आप अगर 5 साल या 10 साल की जो करेंगे तो आपको तो जाके वो उसी तरह बहुत कम पैसों में पड़ेगा, जो कि आप जैसे हाइडल पावर है, जैसे हाइडल पावर कॉस्ट आपके रिपे हो जाएंगे जी, रिपे होने के बाद आप बचत हो जाएगी। हाइडल की तरह इंजीनियर्स की जो तनख्वाह होगी जो जी बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें मजीद आपको कोई तेल वेल तो डालना है, तो वो उससे कम है। तो अगर सपोज हम 20 साल का पीरियड ले लें, उसमें वर्कआउट करें कि उसमें कॉस्ट कम हो जाएगा, बहुत कम, एवरेज कम हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगी। थर्मल एनर्जी जो है वो तो तकरीबन $1 मिलियन खर्च होते हैं 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने में, इंस्टॉल कैपेसिटी। जी हाँ, तो इस तरह इसमें जो है ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है। 1 मेगावाट के जो विंड टर्बाइन आप लगाएंगे तो कितने टर्बाइंस लगेंगे? बहुत सारे टर्बाइन लगेंगे जी, 5 के भी बन रहे हैं। अच्छा। 5 मेगावाट के भी हैं, ज्यादा कोई बात नहीं, मतलब दुनिया में ऐसे ही हो रहा है कि सीरीज में लगाते चले जाते हैं। और आपके पास तो जैसे कुरैशी साहब ने कहा कि आपके पास तो पूरा कॉरिडोर है ना जी, तो जितने मर्जी लगा लें और आपके पास पोटेंशियल है। और गवर्नमेंट जमीन फ्री में दे रही है ऑलमोस्ट, पूरा इलाका है। अभी उन्होंने बात की विंड की फसाद, और आपके जो सोलर है वो 1 लाख से ज्यादा मेगावाट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसीज तो हो ना, आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, लिबरल पॉलिसीज। कुरैशी साहब ने कहा इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा सकते आपकी विंड की भी और सोलर की भी। देखिए, जहाँ तक लिबरलाइजेशन का ताल्लुक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जब हम बड़े फ्रेंडली सिर्फ बातें हो रही हैं। 50 मेगावाट अभी लोग बता रहे थे एक दफा कि 50 मेगावाट से ज्यादा अगर हो तो इस्लामाबाद जाना पड़ता है अप्रूवल के लिए। एक तरफ सिंध की ऑटोनॉमी और पंजाब की ऑटोनॉमी की बात हो रही है, एक छोटे से डिसीजन कि 50 मेगावाट कोई आदमी प्रोड्यूस करना। आपको क्या तकलीफ है भाई? शॉर्टेज है, बनाए, उसका प्लांट चलता है, चले ना चले, आपको क्या जरूरत पड़ी कि बीच में इन्वॉल्व हो? ठीक है, आप डाटा कलेक्ट कर ले कि भाई कितने प्लांट लगे, टोटल प्रोडक्शन क्या आ गई। जब शॉर्टेज खत्म हो जाएगी तब तो ओवर प्रोडक्शन की बात आएगी। अभी तो ओवर प्रोडक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसमें आप जो रोक देते जाके। आपने व्हाट अबाउट विंड एनर्जी? वहाँ भी रुकावट है, वो तो छोटे प्लांट्स होते हैं ना। जी हाँ, विंड एनर्जी में भी जो लोन सैंक्शन होते हैं वो इस्लामाबाद से हो रहे होते हैं। हर आदमी को काम के लिए इस्लामाबाद भागना होता है। जैसे आपने अभी बात की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, देखिए हम लोगों को कम से कम उन मुल्कों से सीखना चाहिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ 50 स्टेट्स हैं।
118 मुल्कों के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की कम्युनिटी जो है उस पर है। वहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट्स को इतनी आज़ादी है कि न्यूयॉर्क में या नायग्रा फॉल से जो बिजली पैदा होती है वो बहुत सस्ती है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रेट कराची में पेट्रोल जिस भाव बिकता है उसी रेट पे जो है वो पेशावर में नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रेट कराची में पेट्रोल जिस भाव बिकता है उसी रेट पे जो है वो पेशावर में नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का डिफरेंशियल तो आना चाहिए। 1956 तक ऐसा नहीं होता था, कराची में पेट्रोल सस्ता था और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वी आर गोइंग टू बियर, कराचाइट्स आर बियरिंग द कॉस्ट ऑफ होल ऑफ द कंट्री। तो इसी तरह अगर यहाँ पे जैसे अभी मैं उस पर थरकोल की बात करना चाहूँगा इस वक्त। जी जी। अब सिंध में 1994 से बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट जब आई थी, उन्होंने काफ़ी इस पर तवज्जो दी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और अमेरिकन कंपनीज ने भी ये साबित हुआ कि 175 बिलियन कोल ये लेमैन के लिए बताएं कि ये ऑयल के टर्म में कितना बना? ऑयल के टर्म में ये तकरीबन 175 बिलियन टन्स जो हैं वो 600 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल के करीब बनते हैं। 600 अगर बैरल? जी, अगर आप इनको टन्स ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करें। अच्छा। और ये आपको और मजीद एक लेमैन को समझाने के लिए, सऊदी अरब के जो रिजर्व हैं वो 260 बैरल्स हैं। बिलियन? जी, बिलियन बैरल्स। तो उससे ये डबल है? उससे ज्यादा है ये, अगर हम इसको टन्स ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करें। और ये 94 से इस पे अमल नहीं हो रहा? 94 से जो है वो प्रूवन रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन वो कालाबाग डैम का शोशा आ गया बीच में कि कालाबाग डैम बनेगा। ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ जो यहाँ पे लॉबीज काम कर रही होती हैं, उन्होंने थरकोल को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि थरकोल जो है वो इतना गोल्ड माइन है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, वो जो शिनवा ग्रुप आई थी 6000 मेगावाट लगाने, तो उसके साथ क्या हुआ कि वो चली गई एक बैग? वो तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में जो कंपनी आई थी, जी हाँ, उसमें सिर्फ चंद सेंट के ऊपर जो है ना वो उसका एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया। इस्लामाबाद उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी तैयार कर लिया था, एयरपोर्ट और ये वो, तो सब उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वेस्ट हो गई। या अब वो चली गई वापस कंपनी, अब उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही, तो वो आ नहीं रही। अभी इन्होंने एंग्रो के साथ शर्म निभाने के लिए मेरे ख्याल में एग्रीमेंट किया सिंध गवर्नमेंट ने, 1000 मेगावाट का वो लगा रहे हैं। हाफ इक्विटी जो उसकी है वो सिंध गवर्नमेंट देगी, हाफ एंग्रो देगी। 60-40% है, सिंध गवर्नमेंट 60%। 60% जी, तो ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट ही का प्लान हो गया। और 40% जबकि शिनवा 100% अपना कर रही थी। जी जी। और 6000 मेगावाट अगर लग जाता, और ये जनरेट करेंगे 600 से 1000 मेगावाट, एक ब्लॉक इनको दिया। जी, जबकि वो 6000 करता। लेकिन और ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर लोकल कंपनी, एंग्रो इज पाकिस्तानी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो इसकी वजह से बाहर की कंपनीज डेफिनेटली उनका जो एतमाद है पाकिस्तानी इकोनॉमी पे दैट विल। लेकिन अगर शिनवा कामयाब हो जाती 6000 मेगावाट पे तो और ज्यादा लोगों को एतमाद होता कि भाई एक बाहर की कंपनी कर रही, हम भी चले करें। अब तक हो सकता था कि 10-12 हज़ार मेगावाट की तरफ हम जा रहे होते और ये शॉर्टेज ही ना होती। सब मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात है और गवर्नमेंट लैग करती है पॉलिसी मेकिंग में। और अब लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जी अगर थरकोल सिंध में ना होता और कालाबाग डैम पंजाब में ना होता तो दोनों प्रोजेक्ट्स लग चुके होते। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितने अरसे से ये हो रहा है। अब आप दूसरी चीज़ है कि जी भाषा बना लें, भाई आप कहने को तो कह दिया आपने उसकी जगह देखी है कि भाषा डैम जिस जगह पे आप बना रहे हैं उससे जो आप नेशनल ग्रिड के लिए लेके आएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन पे कितना एक्सपेंसेस आएगा? बिल्कुल नॉर्थ में है ना, बिल्कुल नॉर्थ में है और पीक पे है, तो उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन आप जब मिलाएंगे तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये कोई चीज सोचता नहीं है, सिर्फ सियासी बयान देने में तो कोई। लेकिन मसला ये है कि जो आपकी टेक्निकल बॉडीज हैं, क्या आपने कभी उनसे कंसल्ट किया है? पाकिस्तान में इंजीनियरिंग काउंसिल और इस तरह के जो टेक्निकल इदारे हैं, कभी कोई किसी हमारे अपने इदारों से तो कोई कंसल्ट नहीं करता। हम बाहर की जो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, उनको कोई पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं। अभी देखिए आप कहेंगे ना जो कि मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट, जैसे आपने कॉस्ट की बात की, मैं तो एक लेमैन हूं, मैं भाषा डैम पे बड़ा खुश हो रहा हूँ, लेकिन अभी आपने बताया लेकिन उसकी ट्रांसमिशन लाइन जब लगाने जाएंगे उसकी फैसिलिटी बनाएंगे, बना ले वहां से तो उसके टावर साहब को हेलीकॉप्टर से ले जाके लगाने पड़ेंगे। अगर आप आरपीपी का देखें कि उसकी जो रिपोर्ट बनवाई गई है वो आपने एडीपी से बनवाई है। क्या आपके पास यहाँ टेक्निकल इदारे नहीं थे? आप एतबार क्यों नहीं करते अपने टेक्निकल इदारों पे कि जो आप चीज़ कहेंगे वो आपको सही मशवरा देंगे?
बड़े साहब, मुबीन साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, लेकिन इस वक्त हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। नाज़रीन, आपने पावर क्राइसिस के बारे में भट्टी साहब और मुबीन साहब की बातें सुनी। हमें बड़ा इंसाइट मिला है कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये क्यों आई हैं। जैसा कि मैंने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन इस पर किया कि हबको को जब लगाया गया और जिसके बाद प्रॉब्लम्स आई, उससे बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। छोटी छोटी IPOs जो लगे उनको, जैसे कि भट्टी साहब ने बताया कि उनको पैसे रोक के उनको मार दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इन हालात में जाहिर है इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। जहाँ तक थर्ड का सवाल है, मुबीन साहब ने बताया कि इतनी बड़ी कंपनी शिनवा आई 6000 मेगावाट लगाने के लिए, उसको भगा दिया गया थोड़े से पैसे के लिए। तो ये जो हमारे क्राइसिस है, ये कोई अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं आया, ये हमारे करतूत का नतीजा है। और आज भी जैसा भट्टी साहब ने कहा कि अगर हम लोग एक कौम बन के सोचें, ये पंजाब और सिंध और ये फ़र्क ना करें, तो भाषा डैम, ये कालाबाग डैम भी बन जाएगा और थरकोल भी बन जाएगा। और 40-50 हज़ार तो आप सिर्फ शायद सब टोटल करें तो और ज़्यादा विंड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी कीमत ओवर ए पीरियड इतनी महंगी नहीं है। तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सूरज भी है, यहाँ हवा भी है, तो यहाँ ये चीज़ों का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सिर्फ एक नेशनलिस्टिक सोच की ज़रूरत है, उसके साथ हम इस मसले को हल कर सकते हैं। साथ साथ KEC जैसे इदारे को कम से कम 8-10 इदारों में तोड़ने की ज़रूरत है। कोई इदारा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता दुनिया में कि पावर भी जनरेट भी करे, डिस्ट्रीब्यूट भी करे। कम से कम जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को अलग किया जाए तो मसला हल हो सकता है। ये रियल एस्टेट कंपनीज के बजाय प्रॉपर किसी अच्छी कंपनी को दिया जाए इसको चलाने के लिए, तो ये KEC जो है बेहतर हो सकता है। इसी के साथ आज का मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।